गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो सीटेट जुलाई 2023 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस वर्ष सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, सीटेट जुलाई 2023 को, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से पीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट का जो आपका पेपर 1 का जो 1 to 5 के लिए जो पेपर 1 होता है, इसका भाग 2 को देखेंगे, जो कि आपका गणित है, आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो आपका 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़ा से करने वाले हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सेक्शन में आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है, उसी में से आपका 15 नंबर पेडागोजी होता है, फिर 15 नंबर आपका सब्जेक्ट से होता है। तो 30 नंबर का ये जो सेट होने वाला है आज का, ये आपका दूसरा सेट है। इससे पहले एक और भी मैथमेटिक्स का सेट अपलोड किए हैं इस चैनल पर, इसको भी आप ज़रूर देखिए। और सभी प्रीवियस ईयर को ये इस चैनल पर आपको करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो यह आज का जो वीडियो है, ये आपका मैथमेटिक्स का दूसरा सेट है, और इससे पहले एक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है मैथमेटिक्स का, तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं, फिर आपका कहीं भी कुछ आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहता है सीटेट में। और न्यू पैटर्न है ये। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपका 29/12/2022 को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, 29/12/2022 जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। और आप तो सभी जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होने लगा है, और सभी जो है आपका एग्ज़ाम सीटेट का ऑनलाइन होता है। तो आपका 29/12/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, इसी क्वेश्चन को पेपर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और सभी का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जो कि आपका बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आने वाला सीटेट जुलाई 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आप जानते हैं कि 31 से लेकर के आपका 60 नंबर तक आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता है सेक्शन 2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, और उसी दिन 273 नई पुस्तकें जो है पुस्तकालय में जमा की गई। तो पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? तो सीधा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका 5690 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में, और आपका सोमवार को 425 पुस्तकें पढ़ने को दिया गया किसी विद्यार्थी को, और आपका उसी दिन फिर 273 पुस्तकें जो है क्या हो गया, उसमें फिर जमा हो गया, जो पढ़ने के बाद वो जो जमा कर दिया जाता है। तो फाइनली पुस्तक आपका 5690 है। 5690 क्या है? 5690 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में, और सोमवार को आपका 425 पुस्तकें क्या करता है, वो दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, और फिर उसी दिन फिर 273 पुस्तकें क्या होता है आपका जमा कर देता है पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए जो लेता है उसके बाद वो 273 आपको जमा कर दिया। तो फाइनली पुस्तक तो जो बचा रह गया, जो पढ़ने के लिए दिया, तो आपका कितना बच जाएगा? आपका 425 में से 273 पुस्तक को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, इधर 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12, 12 में 7 गया तो 7 5 12, इधर बचेगा 3, 3 में 2 गया 1, तो 152 पुस्तक ही आपको मतलब दूसरे को पढ़ने के लिए दिया गया, क्योंकि 425 में से 273 पुस्तक तो फिर से वो जमा कर दिया गया। तो 5690 में आप क्या करेंगे? 152 को घटा देंगे, क्योंकि इतना ही पुस्तक पढ़ने दिया है। तो आप 5690 में 152 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5538। कितना आ जाएगा? 5538। अब इसको घटा लेंगे
देखिए 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे कितना 8 में 5 गया 3, इधर 6 में 1 गया 5 और इधर 5, तो आपका 5638 जो कि आपका आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है 5638। तो 5638 पुस्तक इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 5638 पुस्तकें जो है पुस्तकालय में अभी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आप इसको वीडियो को आप रोक के लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर है सभी प्रीवियस ईयर को हम सब्जेक्ट वाइज हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप इस चैनल से जुड़ कर आप सीटेट का एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं 100%। चलिए तो स्टार्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाहे आपका मैथ का लेवल जो भी कुछ हो, सीडीपी का लेवल जो भी कुछ हो, हम सभी तरह के क्वेश्चन को सभी सब्जेक्ट का वीडियो को हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे और आप इसको बने रहेंगे चैनल पर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 1/3 में कितने 1/12 है। अब अगला सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब इससे आपको टाइप पकड़ा जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका जो उससे पहले का सेट में भी ऐसा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इसलिए आपको उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। तो 1/3 में कितने भाग 1/12 का, देखिए बनाने का तो इसका डायरेक्ट हम बना देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 1/3 का कितना भाग 1/12 है। तो देखिए 1/3 को भाग करेंगे 1/12 से, तो भाग किस में बदलता है, गुना में, तो कितना हो गया 12/1। तो 3 को 12 से कटा देंगे, कितना आ गया 4, तो आपका आंसर हो गया 4। तो 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, डायरेक्ट भी बना देंगे, भाग आप करने के बजाय आप क्या करेंगे उलट के उसको गुना कर देंगे, तो एक ही बार में क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो आपको प्रोसेस विथ प्रोसेस हम बता देना, बाकी तो डायरेक्ट आप बना ही सकते हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी को समझ में आए। चलिए तो क्या करेंगे, 1/3 को 1/12 से भाग कर दिए तो क्या होगा, उसके बाद भाग गुना में बदलता है, उसको उलट करके गुना कर देना होता है। तो आप डायरेक्ट फर्स्ट में ही आप डायरेक्ट बना देते हैं 1/3 गुना 12/1, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। तो आपको दोबारा करने का स्थिति नहीं होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक संख्या 80 के आधे से यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, इसके अंकों का योगफल 6 है, तो इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, यह संख्या क्या होगा। देखिए अब इस तरह का प्रश्न को आप चाहेंगे तो आप या विकल्प से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप दूसरे भी मेथड से आप उसको क्या करेंगे बनाएंगे, तो जो आपका आंसर तो आएगा तो क्या हो जाएगा वही आएगा। तो देखते हैं इसको ये कैसे बनेगा। तो यह क्वेश्चन आपका मान लीजिए आपका, देखिए क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब हो रहा है, मान लीजिए वो संख्या क्या है x है, मान लीजिए वो संख्या x है, तो वह x तो पता नहीं, लेकिन x क्या है, तो वह 80 के आधे, 80 के आधे का मतलब क्या हो गया, 80 को हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80 के आधे मतलब क्या हो गया 40। तो वह संख्या बोल रहा है कि आधे से अधिक, आधे से अधिक मतलब आधे के आधे से अधिक मतलब 40 से अधिक, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम। तो 4 दहाई का मतलब होता है, 4 दहाई का मतलब होता है 40, तो सीधा सीधा बोल रहा है 40 से अधिक, 40 से अधिक, और 6 दहाई बोल रहा है, 6 दहाई का मतलब होता है 60, तो 60 से कम। तो यह संख्या जो 40 और 60 के बीच का नंबर होगा, 40 और 60 के बीच का नंबर होगा, तो 40 और 60 के बीच का नंबर तो आपका 46 भी है। अच्छा 60 तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा, क्योंकि 60 है तो 60 के बीच का नंबर तो ये तो नहीं होगा। 51 और 42, तो आपका 46, 51, 42 दोनों तीनों हो सकता है। तो इसको आप और भी आगे देखते हैं। तो अंकों के योगफल 6 है, तो बताइए 6 और 4, तो ये तो अंकों का योगफल तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या, ये भी तो कैंसिल हो गया, क्यों अंकों का योगफल कितना है 6, तो ये तो नहीं है, 6 4 10 हो गया, ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो गया, वो गलत हो गया।
तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया, गलत हो गया। 60 तो पहले ही कट गया, क्यों 40 और 60 के बीच में तो 60 से कम होगा तो 60 तो होगा ना। 46 को कैसे काट दिए, अंकों का योगफल 6 है तो 4 और 6 क्या 10 हो गया, ये नहीं हो गया। अब 5 1 6 ये आपका संभावना बन रहा है कि 51 जो है दोनों अंकों का योग 6 है तो वो संभावना बन रहा है। अब 42 भी क्या है, वो अंकों का योग 6 है, ये भी संभावना बन रहा है। लेकिन अब 42 और 51 में ही होगा आंसर। आगे का और स्टेटमेंट देखते हैं। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगुना है तो 51 भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इकाई का 1 है और दहाई क्या है 5 है, तो 1 का 5 गुना है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट से आपका फर्स्ट ए ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट से बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन का क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर मतलब एक ही बचा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 उसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब अंकों का योग क्या है 6 है, तो देखिए 4 और 2 कितना होगा 6 हो गया। और दहाई का अंक जो है इकाई अंक के 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना कितना 4 है, ये भी सही है। और तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और आपका तीसरा पहला स्टेटमेंट तो 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम, यानी 4 दहाई मतलब 40 से अधिक, तो 42 तो सही है। और 60 से कम तो 42 से, तो पहला स्टेटमेंट भी सही कर रहा है। और अंकों का योग 6 है तो 4 2 6, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है कि अंकों का इकाई अंक जो है दहाई से दहाई अंक इकाई से 2 गुना, ये भी आपका सही हो रहा है। इन तीनों स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, इससे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42। चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख लीजिएगा, आप समझ गए कि क्या है क्वेश्चन। 40 और 60 के बीच में वो नंबर 42 होगा, जो कि आपका तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42, वह संख्या जो 80 के आधे से अधिक और 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, और इस अंकों का योग 6 है और इसका दहाई अंक इकाई अंक का दोगुना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। यह संख्या क्या होगा 42, आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो देखिए 96 का सभी गुणनखंडों का योगफल बोल रहा है, तो इसमें होगा क्या, 96 का जो गुणनखंड है तो 96 का गुणनखंड बहुत हो जाएगा। पहले तो 96 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए 2 से उसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 6 2 से करेंगे तो कितना होगा 3। इस तरह से इसका क्या हो गया 96 का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर 96 का जो गुणनखंड क्या क्या होगा, तो देखिए 96 का गुणनखंड आपका इसका योगफल पूछ रहा है, तो 96 का गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 1 को जोड़िए फिर क्या हो जाएगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 4 भी हो सकता है, फिर क्या होगा 6 हो सकता है, फिर आपका 8 हो सकता है, क्या हो जाएगा 8 हो सकता है। फिर इसके बाद 12 भी 96 का गुणनखंड है, जो 12 भी 96 से भाग लगेगा, फिर आपका 16 भी होगा, फिर आपका कितना होगा 24 भी होगा, फिर आपका कितना होगा 32 भी होगा जो 96 का गुणनखंड है, फिर आपका 32 के बाद क्या 48 होगा, और फिर लास्ट में आपका 96 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी गुणनखंड को क्या करना जोड़ना। देखिए कितना गुणनखंड होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के आपका 12 गुणनखंड है 96 का। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और 96। तो सभी को आप जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। सभी को आप जोड़िएगा, जो आप इसका जो गुणनखंड आप लिखे हैं या फिर हम जो लिखे हैं आपको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सभी को जोड़ने पर आपका हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 252। तो इस तरह का जो प्रश्न है कि आपका 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 252। और यदि आपको ऐसा पूछता कि 96 के कितने गुणनखंड होंगे या कितने हैं, तो आपका आंसर कितना होता। देखिए 96 का गुणनखंड हो जाता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होता नंबर ऑफ फैक्टर बोलता है 96 का, तो आपका 12 होता। तो इसको आप शॉर्ट ऐसे तो आप गिन लिए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर कितना है आपका 5, फिर कितना है 3 पर पावर 1, कितना है 3 पर पावर 1। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, तो पावर यहाँ पर कितना है 2 पर पावर 5 है, तो एक्सपोनेंट कितना है 5 और इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, तो इसको दोनों को बढ़ा कर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 को 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6
और एक को एक बढ़ाएंगे कितना 2, तो दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया आपका 12। तो कैसे किए, 96 का जो आपका गुणन यहाँ पे पूछता है, यदि वो 96 का कितने गुणनखंड होंगे, 96 कितने गुणनखंड होंगे, तो आपका होगा आंसर होता है 12। कैसे किए, 2 कितना बार है 5 बार है, 2 पर पावर 5 लिख दिए, और 3 कितने बार 1 बार, तो 3 पर पावर 1। तो जो आपका ये बेस क्या है, बेस आपका 2 है, बेस आपका 2 है, और आपका 3 क्या है आपका बेस है। तो पावर जो आपका 5 है और इधर पावर 1, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, तो पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 5 का पावर 5 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना 6, और 1 को बढ़ाएंगे तो 4 2, 1 से बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे कितना 2, तो 6 गुना 2 कितना होगा 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, जो कि आपका 1 इसका गुणनखंड है, 2 3 4 ये सभी क्या है 96 का गुणनखंड है। सभी को जोड़ने पर कितना हो गया 252, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप गुणनखंडों का योग पूछा तो 252 हो जाएगा, बोलता कितना गुणनखंड होगा तब को इसका हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 12 हो जाएगा। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के आप उसको लिख सकते हैं, और आपका जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो पे या जितना भी बनता है कॉन्सेप्ट हम देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो फिर आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 252। चलिए, 34 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 252। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 35। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, इसमें से सबसे छोटी क्या है। तो आप सीधा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको गुना कर दो और गुना करके आप चेक कर लो कितना इसका आंसर होगा। देखिए, आप इसमें यदि आप 3 जीरो लगाते हैं, 10 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000, 10 पर पावर 5 का मतलब क्या है 5 जीरो लगाना है, यहाँ पे क्या 10 पर पावर 4 मतलब 4 जीरो, और इधर क्या है 10 पर पावर 3 का मतलब 3 जीरो। तो इस तरह से आप यदि आप बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आप इसको ऑप्शन नंबर 1 को हम करके दिखा रहे हैं, बाकी आपका आप खुद कर लीजिएगा। तो क्या है 5.9853, और गुना कितना है आपका 10 पर पावर, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं इधर से, क्योंकि हम ऑप्शन आप इतना आसान तो क्वेश्चन आप सभी कर ही लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। जो भी अभ्यर्थीगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ ही जाएंगे। चलिए, यहाँ पे कितना है 5.9853, और यह गुना में आपका कितना 10 पर पावर कितना है 3, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए, तो क्या लिखेंगे 5.9853, और 10 पर पावर 3 का मतलब क्या 1000, क्या हो 1000। तो इसको 1000 से हम गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 8 5 3, और इधर क्या हो जाएगा 3 जीरो हो गया। तो कितना अंक पे दशमलव है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक पर क्या है दशमलव है, तो 4 अंक पे दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये तो क्या कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा 5985.3, ये आपका 5985.3। तो यह क्या है इतना हो गया, जबकि दूसरा को आप सॉल्व करेंगे तो यह इससे अधिक हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि 5 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ तो 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो ये नहीं कहने मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ पे जीरो भी तो ज़्यादा है, तो हर हाल में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सभी का मान क्या हो जाएगा इससे अधिक होगा। तो यहाँ पे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका 5985 आपका 0.3, ये आपका सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि दूसरा का मान जो है इससे अधिक होगा। आप करके देख लीजिएगा, आप 4 जीरो लगाइएगा 10 हटाइएगा, यहाँ 3 जीरो लगाइएगा 10 हटाइएगा, यहाँ पे 5 जीरो लगाइएगा 10 हटाइएगा, यहाँ 3 जीरो लगा के आप 10 हटाइएगा, आपका हो गया इतना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे छोटी संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो 173 को 3 से जो आपका भाग करने से प्राप्त होगा। देखिए 173 को आप भाग करते हैं, 173 को भाग कीजिएगा, देखिए तो इसका जो शेषफल होगा 173 को भाग कीजिएगा 5 से, तो इसका शेषफल निकलेगा, आपका शेषफल निकलेगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा 173 को यदि आप
सबसे पहले बात तो यहाँ पे पूछा है कि 176 को भाग कीजिए किससे, 3 से, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो 173 को यदि आप 3 से भाग करते हैं तो इसका जो 3 से, तो इसका शेषफल कितना होता है 2, ये होता है 2, कितना होता है 2। अब पूछा है कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा जो उससे शेषफल क्या होगा, अधिक होगा, उससे शेषफल अधिक होगा, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसा होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम 173 को यदि हम 5 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल क्या होता है, 3 होता है, क्या होता है, शेषफल 3 होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन था ए हो गया सही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि 174 को भाग करते हैं मान लीजिए 4 से, तो इसका शेषफल कितना निकलेगा, इसका शेषफल निकलेगा आपका 2, जो कि क्या है 2 से अधिक नहीं है, तो यह क्या गलत हो जाएगा। फिर यदि आपका 176 को भाग करते हैं 2 से, तो इसका शेषफल कितना निकलेगा, इसका शेषफल निकलेगा 176 को 2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्या 2 से वो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 2 से 176 भाग लग जाएगा। तो आपका इस तरह से क्या हो गया, ये भी क्या है 0 भी क्या है 2 से कम है, तो ये भी कैंसिल गलत हो गया। ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी भी क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से अधिक होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए 2 से अधिक। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। आपका ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी को यदि 175 को 3 से भाग करेंगे, 175 को 3 से भाग करेंगे तो इसका भी शेषफल क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, जो कि क्या है 2 से कम है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि 176 को 3 से भाग करने पर शेषफल जितना आएगा उससे अधिक आना चाहिए, तो 2 से अधिक आना चाहिए, 2 से अधिक क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए में है जो कि 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी डी सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जो भाग करना था, 176 को भाग करेंगे 3 से, शेषफल इसका 2 आ रहा था, तो हर हाल में 2 से क्या आना चाहिए, 2 से अधिक आना चाहिए, तो 2 से अधिक एक ही शेषफल आया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। 173 को भाग किया 5 से तो आपका 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। और बाकी का क्या हो गया, 174 को 4 से भाग किया शेषफल 2 आया जो कि 2 से अधिक नहीं है, और 176 को 2 से भाग किया शेषफल 0 आया, वो भी क्या है 2 से अधिक नहीं है। फिर 175 को 3 से भाग किया तो इसका शेषफल कितना 1, वो भी क्या है 2 से अधिक नहीं है। तो हर हाल में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि 173 से भाग करने पर शेषफल जो है आपका 2 से अधिक आएगा। चलिए 3 आएगा इसका शेषफल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। देखिए ये आयत है, ये क्या है आयत है, तो इसको कितना डिग्री के कोण पर घुमाएंगे जो पहले जैसा होगा। मान लीजिए इसको सपोज इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ 90 डिग्री में घुमाएंगे, तो 90 डिग्री में घुमाएंगे तो क्या होगा, वो ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, 90 डिग्री में ऐसा बन जाएगा। तो वो क्या हो गया, पहले जैसा तो नहीं हुआ। फिर एक बार और घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो बोल रहा है कि जब एक आयत को केंद्र के 90 डिग्री घुमाएगा तो खड़ा होगा, ऐसे होगा, वर्टिकल हो जाएगा। फिर 90 डिग्री में घुमाएगा तो क्या होगा, फिर 90 डिग्री घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो 90 और 90 कितना हो गया, 90 और 90 हो गया आपका 180 डिग्री। तो इस तरह से आपका 180 डिग्री में यदि घुमाता है तो वह पहले जैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन के कोण पर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो 180 डिग्री पे घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे है उसी तरह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार में खड़ा होगा, फिर उसके बाद फिर वो जैसे कि तैसे हो जाएगा। 180 डिग्री में घुमाने पर वो पहले जैसा आयत प्राप्त हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न सीटेट का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आपका 2022 का जो एग्ज़ाम था उसी में दिसंबर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। देखिए एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है, 2। देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा, यह क्या आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, यहाँ पे सममित रेखा मतलब एक जैसा रेखा। देखिए ए वी और सी और डी, देखिए यह ए बी और क्या है सी डी, ये दोनों क्या है सममित रेखा है। 2 सममित रेखा हो गया, ए बी और सी डी ये दोनों क्या है एक जैसा है। तो एक 2 इधर हो गया, फिर इसका सी डी और इधर ए डी, ये दोनों क्या एक जैसा है। यह और यह
ये एक जैसा है, एक हो गया, एक रेखा इधर हो गया। कितने समित रेखा हैं? एक रेखा ये हो गया, ए बी और सी डी दोनों क्या एक जैसा है। देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों एक रेखा है, एक जैसा है जो समित है। फिर आपका ए डी, आपका क्या ए डी जिस तरह का है उसी तरह क्या हुआ बी सी भी है। ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों एक रेखा है, तो ये भी क्या है एक समित रेखा है। तो ए बी और सी डी ए बी और सी डी एक रेखा हुआ, ए बी और सी डी दोनों एक रेखा हुआ, एक समित हो गया। फिर आपका ए डी और बी सी एक समित हो गया। तो कुल मिला कितना, एक और एक कितना हो गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का बी जो है 2 समित रेखाएं होता है। याद रखेंगे एक ऐसा एक्सप्लेन कर दिए, बाकी आप याद रख लेंगे अच्छा रहेगा। एक समचतुर्भुज की कितनी समित रेखाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में मापे। तो यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 39 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। आपको 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, आप जानते हैं कि अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक और 180 के 90 से अधिक और 180 से कम। तो 90 और 180 के बीच का कोण क्या होता है, अधिक कोण। तो 108 क्या है आपका अधिक कोण है, 75 क्या है न्यून कोण है, जो कि न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो आपका क्या है 0 और 90 के बीच में जो होता है वो क्या होता है न्यून कोण। तो 75 क्या हो गया न्यून कोण हो गया। समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर जो होता है वो समकोण। तो आपका 108, 75 और 90 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। क्योंकि 108 डिग्री अधिक कोण है, 75 डिग्री न्यून कोण है और 90 डिग्री समकोण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप क्या है 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपका क्या है आयत, एक तार है उसको क्या बना दिया, आयत बना दिया। और आयत का परिमाप क्या होता है आपका 2 × L+B। तो इसका मान दिया अब आपका 20, परिमाप कितना दिया 20। तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपका ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आगे का स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोल रहा है, वो उसी को क्या बना दिया एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया एक वर्ग। तो फिर उसी को 20 मीटर को ही क्या बना दिया वर्ग बना दिया। तो कितना हो गया आपका, ये तो 20 मीटर ही है, उसी को वर्ग बनाए चाहे आयत बनाए, परिमाप तो 20 ही होगा, परिमाप तो बदलेगा नहीं। तो परिमाप क्या हो गया 20 हो गया। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4a। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4a। 4a बराबर कितना होगा 20। तो 4 से 20 को कैंसिल करने कितना होगा 5। तो a का मान कितना निकल गया आपका 5। वर्ग का भुजा कितना निकल गया 5। वर्ग का भुजा कितना निकल गया 5। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा मतलब a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। तो a² का मतलब क्या होगा 5²। क्या हो गया a² का मतलब 5²। तो 5² का मान कितना होता है 25। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला आपका 25 निकल जाएगा, 25 cm²। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको आयत का परिमाप में उलझेंगे नहीं, क्योंकि उसका रिलेशन है। और आगे एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, आयत था, आयत का कोई जिक्र नहीं कि आयत को फिर वर्ग बना दिया। तो 20 सेंटीमीटर होगा ना। तो 20 सेंटीमीटर को क्या वर्ग का आयत तो परिमाप हो गया। तो 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो गया। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है 4a बराबर कितना होगा 20। तो a बराबर कितना निकल गया 5, भुजा निकल गया 5। तो क्षेत्रफल क्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 25 सेंटीमीटर उसका हो गया क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2, रेलगाड़ी 3 पटना से कलकत्ता, प्रस्थान कहाँ से हो रहा है पटना से जा रहा है, आगमन का कलकत्ता अगले दिन। तो पटना से कलकत्ता जाने में जो है सबसे कम समय कौन सा गाड़ी लेगा, जो कि आपका टाइम आपका है डिपार्चर और अराइवल का। प्रस्थान का समय आपका 17:42 और पहला गाड़ी का, और इसका 3:32 में
पहुंचता है कलकत्ता, और आपका दूसरा गाड़ी है आपका 20:45 से लेकर के 5:15। तो इस तरह का 21:10 और तीसरा है आपका 6:55। तो आपको ये समय देख के बताना है कि यह जो आपका प्रस्थान और आगमन का समय दिया हुआ है, पहला रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2 और रेलगाड़ी 3 का, तो बोल रहा है कि कौन सा रेलगाड़ी सबसे कम समय में पहुंचेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 41 का क्या हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा, रेलगाड़ी 2। यानी रेलगाड़ी 2 जो है वो सबसे कम समय लेगा। यह रेलगाड़ी 2 जो है वो सबसे कम समय में आपको कहाँ पहुँचा देगा, कलकत्ता पहुँच जाएगा। तो इसको आप बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे, नहीं तो फिर आपको बना देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, घटाना है। आप इसमें से घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 17:42 में से 3:35 को घटाएंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो 17:42 में से आपको 3:32 घटाएंगे तो आपका 14 घंटा 10 मिनट, मतलब वो इतना समय लेगा उसको। 14 घंटा 10 बजे वो क्या होगा, 14 घंटा। पहला जो रेलगाड़ी है आपका, पहला सर ऑप्शन देखना ना, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका कितना ले लेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ले लेगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है सबसे कम समय में वो पटना से कलकत्ता पहुंच जाएगा। ये जो गाड़ी है आपका 17:42 और आपका 3:32 में जो पहुंचेगा, ये गाड़ी आपका 9 घंटा आपका 50 मिनट ले लेता है। कितना, 9 घंटा 50 मिनट। ये आपका ये 9 घंटा 50 मिनट आपको लेता है कलकत्ता पहुंचने में, पहला रेलगाड़ी। और दूसरा रेलगाड़ी आपका जो है, जो आपका 20:45 में जो खुलती है और आपको 5:15 में पहुंचता है, वो आपका 9 घंटा में ही क्या हुआ, कलकत्ता पहुंचा देती है। कितना, 9 घंटा। और ये आपका ये वाला 9 घंटा 50 मिनट लेता है। ठीक है। ये आपका जो तीसरा रेलगाड़ी है 21:10 में खुलती है और 6:55 में पहुंचाता है, तो इसका ये जो आपका समय ले लेता है 9 घंटा 5 मिनट, 9 घंटा 5 मिनट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यह तीसरा रेलगाड़ी 9 घंटा 5 मिनट लेता है, पहला रेलगाड़ी 9 घंटा 50 मिनट लेता है और दूसरा रेलगाड़ी 9 घंटा। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम कौन लेती है समय, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, बी में ही है दूसरी रेलगाड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेलगाड़ी 2। रेलगाड़ी 2 जो है आपका, जो 20:45 में खुलती है और 5:15 में जो पहुँचती है, वो 9 घंटा में पूरा वो कलकत्ता पहुंचा देता है। तो कहने मतलब ये 9 घंटा 50 मिनट पहली रेलगाड़ी आपका 9 घंटा 50 मिनट लेता है, दूसरी रेलगाड़ी आपका 9 घंटा लेता है, तीसरी रेलगाड़ी आपका 9 घंटा 5 मिनट। तो सबसे कम कौन लिया, दूसरी रेलगाड़ी, क्योंकि वो 9 घंटा में ही पहुंचा दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपका है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर और 8 किलोमीटर। इसमें बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल है। तो 8 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर होता है, तो 8 किलोमीटर का क्या होगा, 8000 मीटर हो गया। फिर आपका 80 मीटर है तो क्या होगा, 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 मीटर। फिर 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। 800 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो इस तरह से सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये भी मीटर, ये भी आपका क्या है, ये भी मीटर हो गया, ये भी क्या होगा, मीटर हो गया, ये भी क्या होगा, मीटर हो गया। क्योंकि 8 किलोमीटर को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्योंकि आप 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर को यदि आप मीटर बनाएंगे, 8 किलोमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। 8 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो आपका 8000 हो जाएगा। 8000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 8000 मीटर। सभी को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8, फिर इधर हो गया आपका 8 और फिर इधर 0 और 8, आपका 8088 मीटर। 8088 मीटर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 8088 मीटर जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आप स्क्रीन वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको ऑप्शन को हम ले जा रहे हैं। चलिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8088 मीटर। चलिए
देखते हैं आपको ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कितना हो गया, 8000 कितना था, 8088। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे किए, 8 किलोमीटर को मीटर बना देते, कितना हो गया 8000 मीटर हो गया। फिर 80 मीटर को, 80 मीटर तो मीटर है, इसको क्या करें 80 मीटर हो गया। फिर 800 सेंटीमीटर को मीटर बनाए, कितना हो गया 8 मीटर हो गया। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आपका 8808 इतना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आप कितना है, आप 43। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 क्या है आपका, बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट सभी है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। 263 लीटर 520 ml कुछ तेल है और इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। तो 45 बर्तनों में भरा जाता है, तो ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। देखिए 45 बर्तन में कितना तेल भरता है, 263 लीटर 520 ml। और आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर जो आपका क्या है, 1 लीटर आपका 1000 ml के बराबर होता है। 1 लीटर जो आपका कितना होता है, 1000 ml के बराबर होता है। तो इस तरह का जो 263 आपका कितना है, 263 लीटर है, 263 लीटर तो उसको आप ml में बना देंगे। 263 लीटर को ml बना देंगे, कितना हो जाएगा 263 कितना हो जाएगा 5.2 लीटर हो गया, 5.2 लीटर हो गया। तो इतना आपका 45 बर्तन में है, इतना कितना है 45 बर्तन में, तो इसको आप 45 से भाग कर देंगे, कितना कर देंगे 45 भाग, क्योंकि आप 45 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप ये तो लिख जानेंगे कि 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, 45 इतना जो है 263.520 लीटर जो है आपका 45 बर्तन में रखा गया है। तो 45 बर्तन में उसको बराबर, यहाँ पे क्या एक ही माप के यानी बराबर है, तो बराबर है तो 45 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 45 से भाग करिएगा इसका मान कितना आएगा, 5 भाग आप कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5.856। एक बर्तन में कितना है 5.86 लीटर। तो यहाँ पे इस तरह का 25 बर्तन में कितने कुल तेल आएगा, तो इसको क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। जब 25 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 146.4 लीटर। क्या हो जाएगा 146.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 146.4 लीटर। कैसे बनाएं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या किए कि 263 लीटर 520 ml को 45 से भाग कर देंगे और फिर जो भागफल होगा उसको 25 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 146.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं, तो इसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये जो आपका लीटर को ml बनाने के लिए था, आप तो सीधा सा 263 क्योंकि आपका ये क्या लीटर, ये क्या ml है, 1 लीटर में आप जानते भी हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो बस ये आपका जो इधर वाला जो भाग है क्या ml है, उसी को भाग कर दीजिएगा 45 से, तो आपका जो आएगा उसको फिर गुना कर देंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 146.4 लीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका मसालों के मूल्य की सूची दिया है। धनिया का मूल्य 270 रुपया किलो पर केजी, लौंग का जो मूल्य दिया आपका 550 रुपया पर केजी, और जीरा आपका दिया 190 रुपये पर केजी, इलायची दिया आपका 950 रुपये पर केजी, और काली मिर्च आपका 480 रुपये पर केजी। यहाँ पे वो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखिए प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। देखिए जीरा और किसका तुलना किया है, इलायची की। तो जीरा का मूल्य आपका है आपका 190 रुपया, ठीक है, और आपका इलायची आपका कितना है 950 रुपया, 950 रुपया। तो यहाँ पर बोल रहा है इसका 5 गुना है, 5 गुना है तो 5 से गुना करेंगे 19 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 19 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 950, 19 5 95
जो कि आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका क्या है, ये तो आपका सही है, ए नंबर तो सही है, आपको गलत बताना है। चलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि सही है तो वो नहीं होगा, क्योंकि सही को नहीं चुनना है, गलत को चुनना है। तो अब आपका दूसरा ऑप्शन है प्रति केजी धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य से लगभग आधा है। धनिया और क्या है, धनिया और आपका लौंग। तो धनिया आपका है यहाँ पे 270 रुपया किलो और लौंग आपका है 550 रुपया। तो लगभग आधा, तो ये भी आपका सही है क्योंकि 270 का दूना होता है 27 दूना 54 यानी 540। 270 का यदि आपका 270 रुपया किलो क्या है धनिया है, तो लगभग इसका बोल रहा है आधा, तो 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 540। तो 540 लगभग में तो आ गया क्योंकि 540 और 550 में 10 का अंतर है, तो वो लगभग में आ गया। तो लगभग लिखा है, इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग लिखा है तो वो सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि गलत को चुनना है। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। पूरा बोला है, इसमें कोई लगभग नहीं है। तो लौंग और जीरा क्या है, लौंग आपका है 550, लौंग है आपका 550 और जीरा के मूल्य का 3 गुना है। तो जीरा है आपका 190 रुपया, 190 रुपया। तो बताइए जब 190 रुपया को हम गुना करेंगे 3 गुना बोल रहे हैं ना, तो 19 कितना होगा 57, जो कि आपका यहाँ पे लौंग का मूल्य है 550 रुपया और जीरा का आ जाता है आपका 190 रुपया किलो है। तो आपका 3 किलो का 570 होता है, जो कि पूरा नहीं है। तो पूरा नहीं है, तो ये बोला क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या है, जो सी नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्या है, गलत है क्योंकि पूरा आपका 550 है, यहाँ पे 570 आ रहा है, तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो वो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आप डी क्या हो गलत हो, डी भी क्या हो गलत, आप चेक कर सकते हैं। काली मिर्च का मूल्य केवल 70 रुपया महंगी है, तो ऐसा नहीं है। लौंग और काली मिर्च में 70, लौंग आपको 550 रुपया है और काली मिर्च कितना 480। तो आपका यहाँ से कितना है, ये भी क्या है सही है क्योंकि लौंग का मूल्य जो है वो काली मिर्च से 70 रुपया केवल महंगी है। तो सही बात है क्योंकि आपका तो डी भी क्या हो जाएगा सही है। तो सही वाला तो चुनना नहीं है क्योंकि वहाँ पे गलत चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आपका ये सब तो क्वेश्चन तो बस केवल समय लेगा और कुछ नहीं, बस ये सब टाइम टेकन है। सीटेट का मैथमेटिक्स में जान नहीं है लेकिन इसका टाइम टेकन है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो उजड़ा जाएगा अगर आप गलत कर दीजिएगा कि समझ लेगा। कोई भी क्वेश्चन को बिना समय लिए आपका बनने वाला है ही नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका सी, समझ लेने वाला सब क्वेश्चन रहता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 गुना 11 121 हो जाएगा। 111 गुना 111 कितना होगा 1 2 3 2 1। और इसी तरह का यहाँ पर आपको बोल रहा है 5 तरह का। तो यहाँ पे क्या 1 गुना 1 गुना 1 कितना 5 गो है, फिर गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 तो 5 गो 1 है और यहाँ 5 गो 1। तो 5 गो 1 को गुना करें कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर 4 फिर 3 2 1 ऐसे होगा। तो गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, गिने पर इसका आएगा आंसर 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका कितना संख्या है, कुल अंकों की संख्या कितना होगा 9। तो 9 किसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सरल है, बस केवल टेक्निक जानना है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो गया 9, कुल अंकों से कितना हो गया 9। आप देख लीजिए 5 गो 1 है, फिर 5 गो 1 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये कितना संख्या है, कुल अंकों की संख्या कितना है 9। तो ऑप्शन नंबर 9 किसमें है, सी में। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न आपका क्या है, ये पेडागोजी का सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में हेयुरिस्टिक के उपयोग के बारे में सबसे उपयुक्त है। हेयुरिस्टिक का मतलब होता है जो स्वतः शोधन, जो खुद से यानी सुधार कर लेता है, हेयुरिस्टिक के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। इसे समस्या समाधान के साधनों और प्राणियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा, इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है, या फिर जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसका 46 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, जटिल
नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका कम उपयुक्त क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है, जो आपका डी में आपका राइट है। गणित कक्षा में हेयुरिस्टिक के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहता है कि वो उनके विद्यार्थी मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं या फिर गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें, या फिर तीसरा ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके, या फिर चौथा आपका गणित में प्रारूप मॉडलों की भूमिका को समझें। तो इसका जो सही आपका ऑप्शन होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी। क्या हो जाएगा, वी। ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा। वी में क्या है आपका, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गणित अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से जो और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें, ये आपका सही हो जाएगा। आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर मॉडल का प्रारूप जो करता है तो अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था, वह क्या चाहती है कि उनके विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके जीवन जो है उनके दैनिक जीवन से जोड़े। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF क्या है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, या फिर गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, या फिर बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण क्या हो जाएगा, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों की विचार का गणितीकरण, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है आपका गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न आपका है, गणित की एक शिक्षिका सुश्री स्वामी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। देखिए, गणित की एक शिक्षिका सुश्री स्वामी के लिए जो अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। तो आपका 25 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीकृत करें, या फिर 37 + 21 का परिकलन करें, या फिर 18 cm² क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं, या फिर एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो आप इस तरह का जो आपका क्वेश्चन है इसका सही जो आपका सटीक उत्तर जो आपका होगा 49 का सी हो जाएगा। 18 cm² क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गणित की एक शिक्षिका सुश्री स्वामी के लिए जो अधिगमकर्ताओं में
आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो निम्नलिखित जो अपना जो कक्षाई परिचर्चा में जो शामिल करना जो है सबसे उपयुक्त है कि आपका 18 cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं और अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि यह सवाल में कौन सी संक्रियाएं अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी जो कि आपका परिभाषिक या प्रावधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन को भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। या फिर दूसरा आपका ऑप्शन है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। या फिर तीसरा विकल्प आपका सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन आपका जब बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं और केवल उन्हें बच्चों को जो है इबारती सवाल हल करने में ही इस तरह की कठिनाई होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है, जिसकी उनके जो है दिन प्रतिदिन के जीवन का भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? ए। बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है, जिनको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका है एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकलन पर प्रश्न को निम्न रूप में हल करता है। 101 माइनस 97, तो क्या हो जाएगा? 101 को कैसे सॉल्व करता है? तो 101 माइनस 97 बराबर माइनस 97 फिर बटा 96 और फिर 0 ऐसा लिख दिया है। तो इस तरह का जो प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी इस तरह का वो सॉल्व कर रहा है, तो यह जो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे को व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है, परंतु उसने यह त्रुटि और सावधानीवश की, या फिर समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा, या फिर शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्याम पट पर ही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए, या फिर बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो 101 में से 97 घटाया और यहाँ पे माइनस 97 लिख दिया। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा आपका जो ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसमें किस तरह का त्रुटि है, सर्वाधिक उपयुक्त जो है क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 51 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि आपका यहाँ पर 101 में से घटा 97 तो माइनस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो ये आपका बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 51 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कुछ ही प्रश्न है, क्योंकि अब 30 क्वेश्चन में हम लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर तक होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही रहता है प्रत्येक सेक्शन में। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है और मेरी एक बहन है, और बच्चा
किस संबंध में बात कर रहा है, देखिए, और मेरी एक बहन है, तो संख्याक गणन या फिर क्रम सूचक या फिर अंकित संख्या। तो इस तरह का जो सवाल है कि बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरे पास मेरी एक बहन है, तो बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। तो यह जो बच्चा जो है आपका क्या है, आपका गणन संख्या के संबंध में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा गणन संख्या। क्या हो जाएगा, गणन, यानी गिनती जो है, गिनती को बता रहा है कि मेरे पास 5 पेंसिल है, मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरे पास एक बहन है। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। गणन संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, वो गणन संख्या से संबंधित प्रश्न है और बच्चा जो है गणन संख्या के संबंध में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए सही अनुक्रम को दर्शा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए जो है सही अनुक्रम को दर्शा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना, निरूपित करना या फिर छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना। तो इस तरह का जो आपका आंसर होगा आपका, तो इसका 53 नंबर का, तो 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो विश्लेषण के अनुसार, जो विश्लेषण का जो अनुसरण करने का सही अनुक्रम दर्शा रहा है, एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी तो आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। चलिए तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता या विशेषताएं कौन सी है। निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना या संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना या फिर हल किए हुए अधिक उदाहरण और गणित गतिविधियों पर आधारित आकलन सम्मिलित करना। तो इस तरह का आपका तर्क है, स्टेटमेंट है, कथन है। तो सही विकल्प का चयन करना है, ए और सी दोनों, केवल बी, केवल सी, ए बी सी दोनों। तो इस तरह का जो प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा आपका 54 नंबर का, 54 नंबर का डी हो जाएगा। तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी में क्या आपका बी और सी दोनों। तो बी और सी का मतलब हो गया आपका संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। और आपका सी है आपका हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। तो ये भी क्या है, दोनों सही हो जाएगा। और निगमन तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, ये आपका गलत तर्क है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सीखने या अधिगम, जिस सीखना अधिगम कहीं बोलते हैं जिसको लर्निंग बोलते हैं, सीखना या अधिगम जिसको लर्निंग बोलते हैं, के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वेक्षा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार जो है कौन से सीखने या फिर अधिगम जिसको लर्निंग बोलते हैं के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य है, खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जिसको संख्यात्मकता बोलते हैं, या फिर गणित कौशल विकसित करना, या फिर सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 55 का वी हो जाएगा आपका बुनियादी, क्या हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जिसको संख्यात्मकता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर हो गया आपका। अब 56 नंबर क्वेश्चन क्या है,
56 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो सही आपका उत्तर हो जाएगा आपका 56 का डी हो जाएगा, खुले सिर वाले प्रश्नों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। खुले सिर वाले, जिसको मुक्तोत्तर बोलते हैं, तो प्रश्नों का उपयोग करना क्या हो जाएगा। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए किस तरह का सर्वाधिक उपयुक्त, किस तरह का प्रश्न करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो खुले सिर वाले प्रश्नों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न आपका है, नीचे दो पूर्व सेवा आपका प्रशिक्षार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। ए और बी, ए में जो आपका उल्लेख है उसको देखते हैं क्या है। अपने विद्यालयी जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। यह आपका पहला जो संवाद है। दूसरा संवाद आपका, मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की। ये आपका संवाद है, उल्लेख है। अब आगे का प्रश्न को देखते हैं क्या है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जो विचार क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प आपका है, पहला विकल्प है, दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही होगी, पहला विकल्प है। दूसरा है आपका, दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया, या फिर तीसरा विकल्प है, दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, या फिर चौथा आपका है ए, जो आपका गणित की अच्छी या अच्छा अध्यापिका या अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी जो है अच्छी या अच्छा अध्यापिका या अध्यापक बनने योग्य है, क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 57 नंबर का, 57 नंबर का, तो 57 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि पहला जो आपका विचार था पहला का कि अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाह बता रहा है। और दूसरा है आपका, मैंने तो अपनी कक्षा में कुछ नियमों, तथ्यों को, प्रक्रियाओं को याद करके पास की। तो इस तरह से आपका जो दोनों को ही जो है अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा छोटा करने पर दिखाई नहीं देगा, इसको पढ़ के फिर बाद में नीचे कर देंगे। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। दूसरा है आपका, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषण के लिए कर सके। और आपका तीसरा विकल्प आपका है, शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उसको एक स्वर में दोहरा रहा है। या फिर शिक्षक श्यामपट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और
विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 58 का बी हो जाएगा। आपका 58 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। बी क्या है आपका, देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषण के लिए कर सके। तो यही आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्र पाठचर्या और रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? तो क्या है, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? राष्ट्र जो पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो एक गणित शिक्षक से अपेक्षित क्या है? गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, या फिर पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, या फिर प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, या फिर प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो ये आपका अपेक्षित है एक गणित शिक्षक से। चलिए एनसीएफ के अनुसार। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, और इस सेट का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 60 नंबर तक ही मैथ का क्वेश्चन होता है और आप जान पा रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपका मैथमेटिक्स का पेपर 1 सीटेट पेपर 1 का जो 2022 में जो दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 का मैथमेटिक्स का सेट है। और आपका यह आज का वीडियो में 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपनी विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं। तो एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया 0, 0। तो निम्नलिखित में से कौन सा दी गई जो स्थिति है के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया, 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाइए। या फिर दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। तीसरा, शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सके। या फिर भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 60 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्योंकि प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने जो विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, 5 सैकड़ों में 5 दहाइयाँ घटाइए, तो इस तरह का जो बच्चा का जवाब है तत्परता से जवाब दिया बहुत ही, और उसने जवाब में 0 कहा। तो इस तरह का जो स्थिति है और यह किस तरह का संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपका भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और इस तरह से आपका सीटेट का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था आपका पेपर 1 का जो था वो आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। और आज का वीडियो में 30 जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
से लिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।